स्वागत है आप सभी का। आपके साथ मैं हूं स्वप्निल और आप देख रहे हैं महाकवरेज। उपचुनावों के नतीजे जो सामने आ रहे हैं, किस तरह के वो नतीजे हैं उसका अंदाजा आप मेरे पीछे लिखे टेक्स्ट से पता लगा सकते हैं। ये स्थिति राजस्थान की है। राजस्थान में जिन 2 सीटों पर विधानसभा के उपचुनाव हुए वहां पर कांग्रेस का मंगल ही मंगल नजर आ रहा है। दोनों ही सीटें कांग्रेस के ही खाते में जाती नजर आ रही है। एक जा चुकी है और एक जीत के मुहाने पर कांग्रेस पहुंच चुकी है। तो कांग्रेस का परचम राजस्थान में उपचुनाव में लहराया है। धरियावत सीट कांग्रेस के खाते में जा चुकी है। नगराज मीणा वहां से जीत चुके हैं। वल्लभनगर की बात करें तो प्रबल संभावनाएं हैं, लगभग 99.99% चांसेस हैं कि ये सीट कांग्रेस के खाते में जाए। हालांकि आगे के राउंड्स में अगर कोई बड़ा उलटफेर देखने को मिलता है तो शायद स्थिति बदल जाए, लेकिन उसके चांसेस लगभग न के बराबर हैं। फिलहाल कांग्रेस की प्रीति शक्तावत आगे चल रही हैं 10,267 वोटों से। वो आगे हैं अपने निकटतम प्रतिद्वंद्वी से। अब इसके बाद बीजेपी के खेमे में निराशा नजर आ रही है, क्योंकि बीजेपी का प्रदर्शन काफी निराशाजनक इस उपचुनाव के लिहाज से कहा जा सकता है। वहीं कांग्रेस के खेमे में जश्न का माहौल है। और देखिए, एक खास बात होती है, अगर कोई दल चुनावों में जीतता है तो वो जीत को अपने हिसाब से डिफाइन कर सकता है और आपको उसे स्वीकार करना होता है। वहीं जो दल हारता है वो अपनी हार को किसी तरीके से डिफाइन कर सकता है, लेकिन उसकी बिटवीन द लाइंस पढ़नी होती है। देश भर में जिन जगहों पर उपचुनाव हुए थे उसके लिहाज से अगर बात की जाए, यानी 13 राज्य और केंद्र शासित प्रदेश, 3 लोकसभा सीटें, 29 विधानसभा सीटें, जिनके नतीजे आज आ रहे हैं। सुबह 8 बजे से ही काउंटिंग शुरू हो गई थी। तो आप देखेंगे कि देश में उत्तर से दक्षिण, पूरब से पश्चिम तक वोटर्स का एक मिजाज, एक ट्रेंड उसमें आपको दिखेगा। राजस्थान का ट्रेंड काफी अलग उससे नजर आ रहा है। तो जिस बिटवीन द लाइंस की मैं आपसे बात कर रहा था, एक सीट का नतीजा राजस्थान में आ चुका है, एक सीट पर आना बाकी है, लेकिन वो औपचारिकता सी लग रही है जिस तरह के नंबर्स हैं। और देखिए, राजस्थान में कांग्रेस के प्रदर्शन पर अजय माकन ने, कांग्रेस प्रदेश प्रभारी हैं, ट्वीट किया है। राजस्थान उपचुनाव में भारी मतों से जीत की ओर अग्रसर। दोनों विधानसभा उपचुनावों में कांग्रेस कार्यकर्ताओं की मेहनत रंग लाई। मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत और प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा जी, साथ ही समस्त कांग्रेस नेताओं को बधाई। और हमारे साथ गेस्ट लगातार बने हुए हैं। आर तिवारी जी, कांग्रेस नेता हमारे साथ हैं। मनीष पारीक जी, बीजेपी नेता हमारे साथ हैं। महेश शर्मा जी, वरिष्ठ पत्रकार हैं, लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। आप सभी का एक बार फिर मैं स्वागत करता हूं, आपको, आप सभी को, और हमारे तमाम दर्शकों को, देशवासियों को धनतेरस की हार्दिक शुभकामनाएं और बधाइयां। ये आपके लिए खुशियां लेकर आए, लेकिन धनतेरस कुछ खास खुशी राजस्थान में बीजेपी के लिए नहीं ला पाया है। कांग्रेस के लिए जरूर धनतेरस काफी उत्साहजनक रहा है, ये कहा जा सकता है। इसका मतलब यह है कि दिवाली कांग्रेस की प्रदेश में बेहतरीन रहने वाली है और बीजेपी को एक बार फिर ड्राइंग बोर्ड पर बैठकर अपनी रणनीति को स्केच करने की जरूरत होगी। महेश शर्मा जी, मैं आपके पास आ रहा हूं। मैं एक बार देश के ओवरऑल स्टेट पर आपसे बात करना चाहता हूं। देखिए, मोटे तौर पर जिस तरह से नजर आ रहा है, बीजेपी जहां नहीं थी वहां पर भी थोड़ा बहुत अब दिखाई दे रही है। देश भर के उपचुनावों के नतीजों को अगर हम देखने की कोशिश करें, वहीं कांग्रेस के लिए सबसे बड़ी खुशखबरी अगर कहीं से आ रही है तो वो राजस्थान से ही आ रही है। मतलब नेशन के मूड की अगर मैं बात करूं, या मूड ऑफ नेशन की मैं बात करूं, तो लगभग वही स्थिति है जो 6 महीने या 7 महीने पहले हुआ करती थी। इसमें कोई दो राय नहीं। अगर जैसे कि केंद्र जो लोकसभा के चुनाव का जहां तक उपचुनाव का परिणाम है, अगर वो भाजपा के प्रत्याशियों के पक्ष में गया है तो इसका मतलब ये है कि केंद्र सरकार की नीतियों को काफी लोगों ने सराहा है और उसी को समर्थन जारी रखा है।
और जहां कांग्रेस सरकार जो राजस्थान में है, तो उसकी नीति रीति और उनके नेताओं के जो भूमिका रही है, उसके लिए मतलब क्या कहते हैं, कांग्रेस का वहां वर्चस्व बना था। ये सारे नतीजे जो एक तरह से देखा जाए तो 2023 और 24 के जो होने वाले, इसमें एक थोड़ी सी झलक ये और संकेत देते हैं। आप जिस तरह से केंद्र सरकार का जहां तक सवाल है भाजपा का, तो आपने ये देखा होगा कि चाहे वो अफगानिस्तान में तालिबान की सरकार बनी हो, चाहे संयुक्त राष्ट्र की सभा में बैठक हुई हो, विदेश नीति के मोर्चे पे, या अभी ये जो G22 के, और उससे पहले जितने भी परफॉर्मर में केंद्र सरकार की जो भूमिका रही है, कोरोना काल में भी जिस तरह का प्रभाव। नहीं, लेकिन अगर प्रदेश के लिहाज से इसी ट्रेंड को रीड करने की कोशिश करें, मैं जिस बिटवीन द लाइंस की बात कर रहा हूं, तो देश भर में लग रहा है कि बीजेपी को उस लेवल पे नहीं नकार रही है जनता जिस लेवल पर कांग्रेस महसूस करती है, लेकिन प्रदेश में बीजेपी को पूरी तरह से नकारा, क्योंकि दूसरा नंबर भी नहीं हासिल करना वो ये बताता है कि प्रदेश बीजेपी से प्रॉब्लम है। देखिए, आप ये इसमें देखिए, अगर वल्लभ नगर के जो चुनाव देखें, इसमें कांग्रेस, क्योंकि उपचुनाव के अंदर अब चूंकि 2 साल बाद में चुनाव होने वाले हैं, मुख्य चुनाव, तो ऐसी सूरत में जो जनता जनार्दन है वो चाहेगी कि इन 2 सालों से हमारे क्षेत्र की उपेक्षा न हो, चाहे वो सत्तारूढ़ दल का व्यक्ति, चाहे वो सीट सत्तारूढ़ दल की रही हो या विपक्ष की रही हो। अब चूंकि ये तो एक मुख्य कारण है कि कोई विकास से दूर रहना नहीं चाहता, जनता नहीं चाहेगी। दूसरा ये है कि आती है नीति, प्रत्याशियों के चयन का मामला, प्रत्याशियों की छवि का मामला। अब आप ये वल्लभ नगर का उदाहरण देखें तो वहां पे कमोबेश जो 3 प्रत्याशी, अगर उनको देखा जाए, इनका बैकग्राउंड देखा जाए, ये सारे के सारे जो थे वो कहीं कभी न कभी भाजपा के प्रत्याशी बने रहे। और जो वहां पे जहां कांग्रेस के पक्ष में ये रहा कि जो कांग्रेस प्रत्याशी है वो सहानुभूति का एक पात्र भी रहा, क्योंकि जो प्रीति जी हैं वो उनके जो पति थे उनका निधन हुआ, तो उनकी जगह उनको टिकट दिया गया, तो ये सहानुभूति की जगह। दूसरी तरफ तो दरियावाद में जहां जो विधायक भाजपा के थे, उनके पुत्र को टिकट देने की बजाय दूसरे प्रत्याशी को दिया गया, और ऐसी सूरत में निश्चित रूप से था कि उनके समर्थक और उनके मतलब जो जितने भी उनके तेवर काफी बाकी हुए, और ये नतीजा इस रूप में देखा जा सकता है। तो ये अगर जो प्रत्याशियों के चयन का मामला करें तो जो मुख्य जो नीति जो अपनाई गई है, सहानुभूति के वोट लेने के लिए प्रमुख रूप से रहा है। तो उसमें लेकिन एक और चीज है वल्लभ नगर की, जैसे आपने बात की, मैं कहना चाहता हूं, देखिए अब मैं आर तिवारी जी के पास जाऊंगा, लेकिन उससे पहले मैं एक बात जोड़ना चाहता हूं। मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूं कि देखिए अगर आरएलपी के खाते में इतने वोट गए हैं वल्लभ नगर में, तो उन्होंने किसी के वोट तो काटे हैं। अब जिस समाज से काटे हैं, मुझे इस बात की ज्यादा चांसेस लगते हैं कि वो कांग्रेस के खाते से आरएलपी की तरफ गए, नहीं तो ये नंबर्स थोड़े डिफरेंट भी हो सकते थे, क्योंकि बीजेपी के खाते से जाने वाले वोट्स तो ऑलरेडी हम समझ रहे हैं पोजीशंस को देखकर कि वो किस तरफ गए हुए हो सकते हैं। बहरहाल आर तिवारी जी, मैं आपसे ये कहना चाहता हूं कि आप राजस्थान की जीत को किन्हीं भी शब्दों में डिफाइन कर लें, लेकिन वही स्थिति असम में नजर नहीं आती, वही स्थिति मध्य प्रदेश में नजर नहीं आती, वो स्थिति कुछ और जगहों पर नजर नहीं आती, बल्कि कुछ सीटें तो ऐसी हैं जहां पर बीजेपी आगे चल रही है, जहां पर वो थी भी नहीं। तो ओवरऑल आप सिर्फ राजस्थान के बेसिस पे नेशन के मूड को कैसे कह सकते हैं कि ये केंद्र की नीतियों के खिलाफ होगा या किसी और चीज के खिलाफ होगा? देखो स्वप्निल, मैं तो राजस्थान के में कांग्रेस की तरफ से बैठा हूं, मैं राजस्थान की बात करूंगा। और फिर मैं कहना चाहता हूं, लोकसभा के 3 उपचुनाव में हो सकता है बीजेपी को बढ़त मिल जाए, लेकिन ओवरऑल जब यूपी के चुनाव आएंगे, अगर आप राजस्थान के बाहर की बात करते हो, तो मैं आज ही भविष्यवाणी कर रहा हूं, यूपी में योगी सरकार नहीं बनने वाली है।
अब आप भविष्य वक्ता हो मैं तो फिर आप कह रहा हूं, कांग्रेस के प्रवक्ता हो नहीं या नहीं भविष्य नहीं वक्ता नहीं हो? नहीं 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 भविष्य आर वक्ता तिवारी नहीं, जी जनता देखिए के नहीं बीच नहीं में रह नहीं रहा मुकेश हूं। पारीक जी 2 मिनट रुकिए, मैं प्लीज रुकिए, आप का रुकिए, वो- 2 मिनट रुकिए। आर तिवारी जी, आप जितने कॉन्फिडेंस से कह रहे हैं बीजेपी की सरकार नहीं बनेगी, उतने कॉन्फिडेंस से आप ये भी तो कह सकते थे कि हम बन रहे हैं। तेल ज्यादा निकाल हो गए, रही तो उससे है, हो गया। वो उसका इसमें क्या असर बात है? पड़ेगा। आप ये बताओ लेकिन कि आपको एक राजस्थान जगह में तो तो 70,000 जनता अरे मुकेश पारीक जी 2 मिनट रुकिए, दूसरी जगह पैंतीस मुकेश पारीक जी 2 मिनट रुकिए, मैं आपके पास भी आऊंगा, आपसे भी बातचीत करूंगा। आप तो दूसरे नंबर पे हो ही नहीं, हाँ। एक जगह आप बताओ तो तीसरे ठीक है, नंबर आर पर तिवारी हो, जी। एक जगह चौथे नंबर आर पर हो। तिवारी जी मेरी बात सुनिए यही ना, निवेदन किया मैं आपसे कि ये कह रहा हूं कांग्रेस का बीजेपी भ्रष्टाचार दब उनके नहीं सकता। क्रेडिट या डीमेरिट के कारण चलिए मान लीजिए कि यूपी से चली जाएगी, लेकिन आप ये भी तो नहीं कह रहे हो ना कि आपके क्रेडिट की वजह से आप यूपी में आ जाओगे। अरे 32 साल से कांग्रेस वहां सत्ता में है ही नहीं। हाँ। लेकिन प्रियंका गांधी जी ने जो वहां पर नवाचार किया है, राजस्थान में भी वो असर दिख रहा है। देश के अंदर महिलाओं को नहीं, नहीं, आगे नहीं, और नहीं, नहीं, सशक्त नहीं। बनाने का नहीं, कांग्रेस आपने आजादी आपने उस से पहले, नवाचार का आजादी के रिएक्शन बाद प्रदेश में क्या नहीं। दिया? जो नवाचार प्रियंका गांधी ने किया उस पर आपने रिएक्शन ये दिया कि नहीं वो यूपी के लिए है, राजस्थान बाकी स्टेट में हमने लगेगा तो हम प्रतिभाशाली- देखेंगे। वो नवाचार कोई देश के लिए नहीं था। छात्राओं को सबसे महंगा मुख्यमंत्री डीजल जी ने पेट्रोल स्कूटियां राजस्थान बांटी, में है। लेकिन सबसे भारतीय ज्यादा जनता महंगी पार्टी की बिजली मोदी राजस्थान में सरकार है। ने और अब ये उसमें गाल बजा रहे हैं। मेरी बेटियों को आपको तो स्कूटर इनको- में पेट्रोल डलाने लायक नहीं छोड़ा। अरे स्कूटी तो राजस्थान आपने में बात तो करी ठीक है। खुद ने। जननायक आप- अशोक नहीं, नहीं, गहलोत नहीं। प्रतिभाशाली 36 रुपए। बेटियों देखिए को मुकेश पारीक जी, पढ़ने मुकेश पारीक जी, के लिए प्रोत्साहित मुकेश पारीक कर जी, रहे हैं। स्वप्निल आज जी। बेटियों मुकेश को पारीक जी मेरी बात पेट्रोल सुनिए, डलाने का मुकेश पैसा पारीक जी दे रहे आप मेरी बात सुनिए, मेरी बात सुनिए, ठीक है? आपको याद है 2013 और उससे पहले जब पेट्रोल के दाम बढ़ रहे थे तब इसी तरह कांग्रेस को नजर नहीं आता था, आज आपको नजर नहीं आ रहा है। पेट्रोल के दाम बढ़ रहे हैं सर, आज लोग उस पर वोट डालें या ना डालें, कल डालेंगे परसों डालेंगे, लेकिन जिस दिन डालेंगे खामियाजा आप भुगतेंगे। आप समझ रहे हैं इस बात को? पेट्रोल है तो 116 रुपए पेट्रोल है तो 40 रुपए कांग्रेस आज सरकार ले इतना नहीं, नहीं है तो भी 70 रुपए फिर भी में बातें पेट्रोल बना दे रहे रहे हैं। थे, 390 देखिए, रुपए देखिए, में देखिए। गैस का सिलेंडर दे रहे थे। नहीं, आर तो तिवारी इनको जी। वो बुरे दिन नजर आ 2 रहे मिनट थे। रुकिए, 2 मिनट रुकिए, मैं 2 तो मिनट रुकिए, मनोभाव आर से तिवारी जी कह 2 रहा मिनट हूं। रुकिए। है ही नहीं अरे बात। भाई वो बुरे दिन हमको ठीक दे है दो, तिवारी जी 2 मिनट 80 रुकिए, 2 मिनट रुकिए। देखिए मैं कह रहा हूं कि उपचुनावों में उस पर वोट डला है नहीं डला है वो जीती हुई पार्टी अपने अपने तरीके से बोलेगी। इस राज्य में आप अपने तरीके से बोलेंगे, दूसरे राज्य में बीजेपी उसे अपने तरीके से बोलेगी। लेकिन मेरा सवाल क्या है मुकेश पारीक जी, कहीं आप वही गलती तो नहीं कर रहे हैं जो एक समय कांग्रेस कर रही थी? आप कब तक नजरअंदाज करेंगे? देश में पेट्रोल के दाम ज्यादा हैं और इसको आप कैसे नकार सकते हैं? ज्यादा तो है जी, वो मैंने निवेदन किया स्वप्निल, पेट्रोल के दाम ज्यादा है लेकिन 40 रुपए पर लीटर कांग्रेस पार्टी की सरकार राजस्थान में है, वो ले रही है उसमें। तो और ऐसा नहीं शिवराज है, मामा की आप कम सरकार करो। कितनी तो 2 मिनट रही 2 मिनट है मेरी बात सुनिए, प्रदेश में? आप कम मेरी करो। बात सुनिए अरे, मुकेश पारीक जी, मध्य मेरी बात सुनिए। प्रदेश अरे में तिवारी जी 2 मिनट आप रुकिए ना करो, साहब, मैं आपके कम पास करते था ना नहीं अभी। हैं, गाल बजाते हैं। पारीक जी मेरी बात सुनिए, मुफ्त में राशन मैं आपसे मोदी कह जी रहा हूं कि 80 क्या करोड़ लोगों को क्या भेज रहे ऐसी हैं। स्थिति आ गई उसको है? बांट रहे हैं आप। एक आप तेल उसको निकाल बांट सुनिए तो के सही। कह रहे हैं डीजल कि हमने पेट्रोल बांटा और है। देखिए केवल वैक्सीनेशन आप मुफ्त लोगों में का तेल देखिए सरकार आपस ने में दिया। लड़ने की जगह अगर आप मुझसे बात करेंगे आपको भी मजा आएगा, मुझे भी केंद्र मजा सरकार आएगा। ने दिया। तिवारी जी, और 2 मिनट उसको तो बांट रुकिए। के कह रहे हैं कि जनता हमारे 80 कोरोना करोड़ काल के तिवारी जी, इलाज से खुश है। प्लीज। देश का तो विकास तिवारी जी, करवाकर प्लीज। इसका खुद खुद को तो लेकर हो। आ 2 रहे मिनट हो। रुकिए खुद का प्लीज। ओरिजिनल कुछ नहीं है, 2 मिनट उधारी रुकिए। है। हाँ, सब मुकेश उधार। पारीक जी, केंद्र सरकार मुकेश से पारीक जी लेते 2 हैं, मिनट सुनिए। जनता में मुकेश पारीक बांटते जी, हैं और पारीक कहते जी, हैं, हमने पारीक कर जी दिया, इससे प्लीज खुश है। 2 मिनट सुनिए, 2 मिनट मेरी बात सुनिए। मैंने बहुत सारा सोशल मीडिया पर ये मैसेजेस देखे हैं, हो सकता है आपके पास भी व्हाट्सएप पर इस तरह के मैसेजेस आते हों। पेट्रोल 150 से 200 रुपए बल्कि 1000 रुपए भी हो जाए तो चलेगा, हम बैटरी की गाड़ियां लेके सड़कों पर उतरेंगे और मोदी जी को वोट डालेंगे, है ना? तो इससे आपको इतना कॉन्फिडेंस मिल गया कि हम 1000 तक पहुंचा दें, ये ज्यादा नहीं है। नहीं, नहीं, भगवान वो तो करे एक अलग बात ये है। ऐसा ही करें। लेकिन ये मैं ये कहना जनता चाहता है, हूं, एक स्वाभिमानी लोकतंत्र में सशक्त जनता देश माई बने, बाप होती है। उसके लिए देश की जनता सदा अरे तैयार इंदिरा है। जी रटल मैंने जी आपको जैसे कहा हारे हैं तो मोदी और जी भी इसीलिए हार नहीं, लेकिन सर जाएंगे। देश की सैनिकों जनता का तैयार है तो सम्मान आपको होता तो है। खुश होना चाहिए कि तो जब जनता सैनिकों के- तैयार है तो हम उसे सहूलियत दें। सहूलियत नहीं मिला कुछ कुछ जगहों पर जी, तो उसका मेरा खामियाजा आप निवेदन यही है, भुगतेंगे ना। अगर ये 2013 के बोलने पहले जाने कांग्रेस ने बताओ, नकारा नहीं आप देखा, लोग अब आप हमें नहीं बताते देखेंगे तो हैं, कौन देखेगा हम लोगों को? गाल 200 बजाते हैं। रुपए ये किलो। झूठे आदमी हैं इसलिए खाली क्योंकि इन्होंने अरे कुछ किया आज ही नहीं। दिल्ली का तेल और वैक्सीनेशन सरसों का तेल खरीद खर्चा करके हो रहा है। आप लाओ तो वैक्सीनेशन सही। मुफ्त में दिया ये है। तो दिल्ली वो वाले मोदी जी बीजेपी की के सरकार ने दिया है। कार्यकर्ताओं को जनता को पैसा पता दे है देते हैं, इनको कि पता हमारे नहीं घर है। में 10 लोगों को आम वैक्सीनेशन आदमी हुआ है। सब्जी उसकी नहीं कीमत खरीद भी सकता। अगर ठीक है, 50,000 ठीक है, नहीं, रुपए नहीं, 2 मिनट, 2 मिनट, 2 मिनट, 2 मिनट, कहां से 2 मिनट लाएगा? मैं आप लोगों को रोक रहा हूँ, 2 मिनट में आप लोगों को रोक रहा हूँ। आम आदमी ने 2 मिनट में आप लोगों को रोक रहा हूं। देखिए वल्लभ नगर और धरियावत, इसकी तो मैं आपको गारंटी दे रहा हूं कि इतने बड़े बड़े मुद्दों पर तो वोट वहां नहीं पड़े हैं। और ऐसा मुझे क्यों महसूस हो रहा है, मैं उसका रीजन भी मैं आपको बता दूं। एक तो ये उपचुनाव था,
एक जगह सहानुभूति की लहर ज्यादा चली और दूसरी तरफ बीजेपी को एक पार्टी के तौर पर जनता उस रूप में एक्सेप्ट नहीं कर पाई जिस रूप में पहले एक्सेप्ट किया कर रही थी। उसका कारण क्या है, वो बीजेपी को अपने अंदर झांक के देखना होगा। महेश शर्मा जी, एक बार फिर मैं आपके पास आ रहा हूं। मोटे तौर पर देखिए, मैं फिर कह रहा हूं, प्रदेश बीजेपी को प्रदेश में जनता ने नकारा है जी। और उनके पास ऑप्शन था कांग्रेस, इसलिए वो कांग्रेस के साथ गए। इतने बड़े बड़े मुद्दों पर वोट डले हो इसकी गुंजाइश कम है। डले होंगे, जितने लोगों ने वोट डाला उसमें से हो सकता है 10 से 20% या 30% लोग हो इस मुद्दों पर वोट डाल रहे हो, लेकिन बाकी की वोटिंग इस पे नहीं हुई है। देखिए, मैं जहां तक इस पूरे अगर देखा जाए तो इस दोनों उपचुनाव पर केंद्रित करता हूं ध्यान, तो एक बात कि करेला नीम चढ़, ये कहावत भाजपा के लिए चरितार्थ। कारण ये कि जहां सहानुभूति बटोरनी चाहिए, कि आप इन्हें देखा होगा इससे पहले के जो उपचुनाव आए हैं उसमें राजसमंद सीट तो इनके पास थी बीजेपी के पास, वहां पे इन्होंने सहानुभूति को बुलाया, इसलिए वहां पे सीट वापस मिल गई। ये आप ये इसको यूं इस रूप में देखें कि जहां इनको सहानुभूति में, वहां तो इन्होंने नवाचार का प्रयोग किया, एक प्रयोग दे गया, क्योंकि इनकी एक व्यवस्था भी ये भी थी कि ये दोनों चुनाव क्षेत्र जो है आसपास में हैं और एक दूसरे से गुथे हुए हैं। और ये स्थिति ये हो गई है कि अगर ये बीजेपी परिवारवाद का वल्लभ नगर में विरोध करेगी तो ये मतलब क्या कहता था, ये आपके क्योंकि इनका मुख्य यही था कि परिवारवाद का हम विरोध करेंगे, तो अब ऐसी सूरत में इन्होंने ये तय किया कि इन्होंने परिणति बदली कि वहां से उन्होंने अपने, क्योंकि दरियावद में वो बेटे को जो प्रत्याशी थे भाजपा के विधायक थे, उनके बेटे जो थे। मैं थोड़ा सा आपको क्रॉस करना चाहता हूं महेश शर्मा जी, अगर हो सकता है आपने हाल के दिनों में देखा हो, मैं माफी के साथ आपको काउंटर कर रहा हूं। मैं ये कह रहा हूं कि देखिए, अभी कुछ दिनों पहले एकाएक हमने ये टीम राजस्थान शब्द सुनना चालू किया जब बीजेपी को यह महसूस हुआ कि हमें किसी चेहरे विशेष में नहीं बल्कि एक टीम की तरह दिखने की कोशिश करना चाहिए। और ऐसे में उसी टीम को एक सख्त संदेश देने के लिए ये परिवारवाद से अलग हटने की कोशिश हुई, क्योंकि यही परिवारवाद राजसमंद में चल गया, उससे पहले चला, देश के अन्य हिस्सों में चला, लेकिन राजस्थान में नहीं चला। भाजपा की हमेशा नीति रही, कांग्रेस में जो जितना भी प्रहार हुआ या दूसरे अन्य राजनीतिक, चाहे वो सपा हो, चाहे बसपा हो, या जितनी भी पार्टियां रही है, तो उनमें हमेशा ये परिवारवादी जो राजनीति जो भारी हुई, चाहे पंजाब का लोग, तो इन सब चीजों को ध्यान में रखते उन्होंने ये तय किया भाजपा ने कि नवाचार के रूप में ये कैसे किया। मतलब महेश शर्मा जी 2 सेकंड रुकिए, मैं आपकी बात जारी, आप अपनी बात जारी रखिएगा। मैं सिर्फ ये दिखाना चाहता हूँ कि देखिए, एक तरह से उपचुनावों में इस जीत के बाद कांग्रेस शंखनाद कर रही है, ये दिखा रही है कि हम 2023 के लिए तैयार हैं और ये नतीजे उस ओर इशारा कर रहे हैं। बेहद सिंबॉलिक ये तस्वीरें हैं। मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास ने शंख बजाया और एक तरह से 2023 के लिए रणभेरी बजा दी है। यानी इतना जल्दी चुनावों के लिए अगर कांग्रेस उतरने को तैयार है या उसमें ताल ठोकने को तैयार है, ये इशारा कांग्रेस ने दिया है। जिस तरह से बीजेपी कांग्रेस की स्थिति को लेकर तंज कस रही है, वो स्थिति नहीं है। उपचुनावों के नतीजों से ये रिफ्लेक्ट कांग्रेस करने की कोशिश कर रही है और उपचुनावों के नतीजे से मोटे तौर पर ये दिखाई भी दे रहा है। जिस तरह से धरियावद की सीट ऑलरेडी उनके खाते में जा चुकी है, वल्लभ नगर की सीट उनके खाते में लगभग जाने ही वाली है। उसके बाद कांग्रेस बेहद उत्साहित है और ये एक सिंबॉलिक तस्वीर जोशो खरोश की और रण के लिए तैयार होने की, रण के मोर्चे पर पूरी तरह तैयार दिखाने की। बहरहाल, हाँ महेश शर्मा जी अपनी बात जारी रखें। परिवारवादी जिसको लेकर के आरोप लगाते रही है कि मुख्य इनका चुनावी मुद्दा रहा और ये एक उनको सत्ता तक ले जाने में भी ये परिवारवाद की जो राजनीति थी ये प्रभावी रही है, इसमें कोई दो राय नहीं। इस परिवार को इन्होंने एक छोटा सा नवाचार के रूप में प्रयोग करने की इस दोनों से धरियावद पे प्रयोग किया। देखिए इसमें क्या परिणाम आते हैं। हाँ। तो इनको ये नतीजा भुगतना पड़ गया कि नहीं, जहां जरूरी है परिवारवाद भी हमारी भारतीय समाज में एक महत्व रखता है और इसके लिए सहानुभूति उस परिवार के प्रति जो पीड़ित रहा है उसके प्रति या प्रभावित रहा है तो उसके प्रति रहती है। तो ऐसी चुनाव में जब राजसमंद का जो आपका जो चुनाव परिणाम आपके पक्ष में गया है, वहीं उसी क्षेत्र में, मेवाड़ क्षेत्र में ही आप एक विधानसभा क्षेत्र में आप अपने परिवार के उस सदस्य के किसी को
उनकी पत्नी होती है या उनके बेटे होते हैं, उनको आप दे रहे हो, और ये उसको संतुष्ट करने के लिए आपने संगठन बनाया, संगठन का मंत्री पद दिया। तो इन सब चीजों को आज की जनता, और यहाँ तक कि वो जो प्रत्याशी इससे प्रभावित हुआ, वो जो जिसकी टिकट पाने की जो उम्मीद रखता था, उसमें भी भीतर ही भीतर उसको जो तकलीफ हुई होगी या उनके समर्थकों का जो बाकी तेवर अपनाए होंगे, उसका प्रभाव पड़ा है। अब रहा सवाल कि रालोप ये वही पार्टी है जो लोकसभा चुनाव के दौरान बीजेपी को समर्थन कर दी थी, बीच में किन्हीं कारणवश नहीं मिली है, और वो ऐसी सूरत में कि जो प्रत्याशी जो चुनाव किया है वो ओबीसी वर्ग का जुड़ा हुआ है, और ये अगर सेकंड नंबर पे वल्लभ नगर में आई है तो इसका मतलब ये है कहीं ना कहीं वो उन्होंने मतलब अपना वो ओबीसी। ठीक है, अब देखिए इस वक्त ग्लासगो से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लाइव दिख रहे हैं। देशों को कुछ देर ये दिखाते हैं, फिर चर्चा पर लौटेंगे। जनसंख्या वाले स्मॉल आइलैंड के रूप में देखती हैं, लेकिन मैं इन देशों को बड़े सामर्थ्य वाले लार्ज ओशन स्टेट्स के रूप में देखता हूं। जैसे समुद्र से निकले मोतियों की माला सबकी शोभा बढ़ाती है, वैसे ही समुद्र से घिरे सीड्स विश्व की भी शोभा बढ़ाते हैं। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि भारत इस नई परियोजना को पूरा सहयोग देगा और इसकी सफलता के लिए सीडीआरआई अन्य पार्टनर देशों और संयुक्त राष्ट्र के साथ मिलकर काम करेगा। सीडीआरआई और सभी छोटे द्वीप समूहों को इस नई पहल के लिए फिर से बधाई और शुभकामनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद। ये लाइव तस्वीरें ग्लासगो से आपने देखी। हमारे साथ गेस्ट लगातार बने हुए हैं। मुकेश पारीक जी, एक बात मैं समझने की कोशिश हमेशा से करता रहा हूं, हो सकता है ये सवाल मैंने आपसे पहले भी पूछा। देखिए, जिस परिवारवाद की बात आप करते हैं और जिस परिवारवाद की डेफिनेशन पर कांग्रेस को आप लपेटते हैं या उन पर वार करते हैं, उसी परिवारवाद की डेफिनेशन वाली देश की दूसरी नंबर की पार्टी मान लीजिए आप अकाली दल थी। उनके साथ तो आप गलबैया डालकर आराम से राज्य में 10 साल तक सरकार चलाने की सोच चुके थे और चला रहे थे, और उसके बाद भी ऐसा नहीं है कि परिवारवाद के नाम पर आपने उनको अपने से अलग धकेला, नहीं, वो खुद अपने आप हटे और फिर आप उसी परिवारवाद की बात बोल रहे हैं। तो क्या ये दोहरा चरित्र नहीं हुआ, क्या ये दोहरा चेहरा नहीं हुआ एक ही मुद्दे पर बीजेपी का? नहीं स्वप्निल, बात यह है कि ये जो परिवारवाद का विरोध करना ये संकल्प है, क्योंकि कार्यकर्ता आधारित पार्टी है, बहुत सारे लोग विकल्प है, उन लोगों को अवसर मिलना चाहिए राजनीति में, ये भारतीय जनता पार्टी का संकल्प है। लेकिन मैंने आपको कहा कि जो अकाली दल है जैसे, उनका अपना मिशन रहा है और वो एक जमीनी आधारित पार्टी है पंजाब में, इसलिए उनके साथ कोऑर्डिनेशन कॉम्बिनेशन हुआ। परिवारवाद बुरा है तो हर जगह बुरा है। हर राज्य की स्थिति विपरीत हो सकती है, अरे वो भाई, कुछ भी मैन करे, का लेकिन भाजपा ने अपना दोबारा बात परिवारवाद नहीं है क्या? और इसीलिए मैंने आपको कहा कि माननीय हमारी जो मूल वसुंधरा पॉलिसी है, जी, उनके बेटे हमारी जो मूल दुष्यंत जी पॉलिसी है वो तो परिवारवाद दोबारा नहीं कर है रहे क्या? हैं। एक बात, जिस लेकिन फिर महबूबा भी मुफ्ती इसकी के बात साथ में करें आपने दोबारा कश्मीर स्टार्ट में में गलबैया की, वो यार, परिवारवाद दो नहीं मिनट है का क्या? जवाब तो सुन लेने कश्मीर दे, में मैं भी आपके देश पास की भी आऊंगा ही परिस्थिति ना। के अनुसार, हाँ, देश की परिस्थिति के अनुसार कश्मीर में चूंकि माननीय मोदी जी की सरकार जब वो यूएनओ में भाषण करते हैं तो वहां ये बात समर्थक हो सकती है कि जहां पर कश्मीर में जनमत की बात कांग्रेस पार्टी करने लगी नहीं, थी, लेकिन पाकिस्तान जम्मू कश्मीर करने में भी लगा आप था, सरकार एक ऐसी जनमत पार्टी संग्रह के की साथ वहां ले पे गए जो अपनी परिवारवाद बात का कह एग्जाम्पल हो सकते हैं, सकती तो वहां है। हमारी खुद की पार्टी जो सरकार आपके में साथ है उनका ये बात परिवारवाद आप बताने के लिए एक्सेप्ट कर उनके लेते हैं, साथ अगर आपको combination विरोध करना है तो जरूरी हर लेवल पर होगा ना। जी, मैंने आपको कहा परिस्थिति वश, जिस प्रकार मैंने कहा कश्मीर में ये बात दिखाने के लिए ये बात जरूरी है कि जनमत संग्रह का विरोध पाकिस्तान की नीति का भाजपा को अगर करना है, तो अगर भारतीय जनता पार्टी के प्रधानमंत्री वहां पर यूनाइटेड नेशन में बोलते हैं और वहां वो ये कहा जा सकता है पाकिस्तान द्वारा कि वहां तो सरकार जिस दल की है वो जनमत संग्रह की बात करता है, तो उस समय भारतीय जनता पार्टी के साथ उनका महबूबा का जो कोऑर्डिनेशन है वो फायदेमंद है अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कि हम उसी दल की पार्टी की सरकार रखते हैं। और ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, मैंने आपको ठीक है। मैं एक चीज के लिए आना चाहता हूं, आर तिवारी जी, मैं आपके पास आना चाहता हूं, और तिवारी जी सीधा सवाल होगा, मैं उम्मीद करता हूं आप सीधा जवाब देंगे, क्योंकि सवाल का जवाब बीजेपी से जुड़ा हुआ नहीं है, सवाल का जवाब कांग्रेस से ही जुड़ा हुआ है। अगर काम बोलता है तो फिर हमें हल्ला करने की जरूरत नहीं होती, ठीक है। अब मैं आपसे यह पूछ रहा हूं कि एकाएक 4 ताबड़तोड़ रैलियां अगर सीएम को करना पड़ी
2 विधानसभा सीटों पर, तो इसका मतलब यह था कि कुछ डर या कुछ अंदेशा तो कांग्रेस को था। कैसी बात करते हो स्वप्निल? जननायक अशोक गहलोत के खिलाफ वातावरण बनाया जा रहा था भारतीय जनता पार्टी के द्वारा। महलों में कैद है, 8 नंबर के बंगले से बाहर नहीं निकल पा रहे हैं। लेकिन कोरोना से पीड़ित होने के बावजूद राजस्थान के 7 करोड़ लोगों की भूख को उन्होंने वादा किया था, किसी को भूखा नहीं सोने दूंगा। घर से बाहर खिड़की में देखना जब बंद था, सड़कें वीरान थी, सारे उद्योग धंधे ठप थे, आदमी एक दूसरे के सामने जा नहीं सकता नहीं, था, तो मैं अपने लोगों का रोजगार था नहीं। राजस्थान के जननायक ने लोगों को गीला राशन दिया, सूखा राशन दिया। मोदी जी ने भारतीय दिया हो। जनता नहीं, पार्टी के लेकिन विधायकों गलत से कर गए वो। लेकिन सारे लेकिन धर्माचार्य लेकिन वगैरह देखिए, सारे भामाशाह आपने से सहयोग रोजगार दिया। देने की कोशिश की और बेरोजगारों की नाराजगी मोल ली, ये तो हुआ। और ऐसा तो नहीं है कि सिर्फ केंद्र से नौकरी नहीं मिल रही, स्टेट से भी मिलने की स्थिति बहुत उहापोह भरी है। राजस्थान की जनता के बीच में हमने तो नहीं जननायक कहा, आप ही अपनी कह रहे हो। जो आप योजनाएं ही थी गाल उनको बजा रहे हो। कहने गए। और मैं फिर कह रहा हूं, धैर्यवाद में हम लगातार 10 साल से हमारा पार्टी का विधायक नहीं था, फिर भी नगराज मीणा लगातार नहीं, पर जनता आपको के डिसाइड करना संपर्क पड़ेगा ना में तिवारी थे। जी। मैं ये कह रहा हूं, या तो ये कांग्रेस की जीत है या ये बीजेपी की हार है, और इन दोनों बातों का सेपरेटली बहुत गहरा मतलब है। देखिए, ये देखिए ऑफिशियल अनाउंसमेंट हो चुका है, नगराज मीणा जीत चुके हैं और बीटीपी के माफ कीजिएगा, जो बीजेपी के खेत सिंह वहां तीसरे स्थान पर चले गए, जहां पर पहले नंबर पर ये पार्टी हुआ करती थी, जिस विधानसभा सीट पर, वहां पर तीसरे नंबर पर वो सरक गई है। लेकिन देखिए तिवारी जी, मैं आपसे कह रहा हूं, देखिए 2 बातें हैं और दोनों का सेपरेटली बहुत गहरा मतलब हो सकता है। आप इतने समय से राजनीति में हैं, आप इस बात को आसानी से समझेंगे। एक, कांग्रेस जीती और दूसरा बीजेपी हारी। इन दोनों बातों के सेपरेट मीनिंग हो सकते हैं। आपके कहे के हिसाब से यह है कि बीजेपी हारी। अगर बीजेपी हारी तो फिर कांग्रेस की जीत कैसे? ये मैं आपसे पूछूंगा एक छोटे से ब्रेक के बाद। जल्द हाजिर हो रहा है।